की खुशबू भी आती है, लेकिन वो विजातीय वृक्ष अपनी खुशबू से दूसरे वृक्षों में खुशबू नहीं डाल सकता, इसलिए हम उसे नाम का ही चंदन समझते हैं। बिना विजातीय होने के कारण हम उसको चंदन नहीं मान सकते। साहेब बंदगी भक्तों, आज सदगुरु कबीर के द्वारा प्रस्तुत ये साखी, जिसका नंबर है 48 और ये साखी आज फिर अधकचरे गुरुओं के बारे में ही अपना अलग विषय लेकर के आपके सम्मुख प्रस्तुत करने का मौका मिल रहा है। मलियागिरी की बास में वृक्ष रहे सब कोय, कहवे को चंदन भया मलियागिर ना होए। देखिए आप, चंदन की खुशबू कितनी अच्छी होती है। वो स्वयं में तो अच्छी होती है, उसके संपर्क में जितने भी पेड़ आते हैं उन पेड़ों में भी वो अपनी खुशबू भर देता है। लेकिन भरने के पश्चात कहते हैं कि वो वृक्ष जो विजातीय कहलाते हैं, सजातीय तो है चंदन और विजातीय है वो सामान्य वृक्ष जो चंदन के पेड़ के पास खड़े होते हैं। उन विजातीय वृक्षों में चंदन की खुशबू तो आती है, लेकिन वो विजातीय पेड़ तो अपने दूसरे पेड़ों में अपनी खुशबू देने में समर्थ नहीं होते हैं, कारण कि उनके अंदर वो गुण नहीं होता जो एक असली चंदन के पेड़ में होता है। आपको बता दें, दक्षिण भारत के अंदर मलय नाम का एक पर्वत है जिसको मलयगिरी बोलते हैं। उसके ऊपर चंदन का उत्पादन बहुत आयत से होता है। वहाँ इतने चंदन के पेड़ होते हैं जिनके साथ साथ ये दूसरे पेड़ भी उग जाते हैं, लेकिन चंदन का प्रभाव वहाँ पर बहुत ज्यादा है। अब आइए, अभी बात मैंने आपसे कही, इस बात को हम किस रूप में लेते हैं। जैसे दो जातियां हो गई, एक सजातीय और एक विजातीय। सजातीय यानी असली चंदन का पेड़, विजातीय यानी चंदन का पेड़ तो नहीं होता, लेकिन पास में खड़ा है, पास में उग रहा है, तो वो विजातीय हो गया। और विजातीय और सजातीय में यही फर्क है कि सजातीय चंदन अपनी खुशबू से उस पेड़ को आह्लादित करता है, सुगंध से भरपूर करता है, लेकिन वो विजातीय पेड़ दूसरे पेड़ों को आह्लादित नहीं कर सकता, सुगंधित नहीं कर सकता। ठीक ऐसे ही संतों के पास मनुष्य जाते हैं। वो मनुष्य जो अपने आप को गुरुआ बनना चाहते हैं, वो कहते नहीं है, लेकिन जाते इसीलिए हैं कि हम देखें ये संत लोग क्या बोलते हैं, कौन सा ज्ञान देते हैं, कौन सा प्रवचन करते हैं, कौन से गुणों की बात करते हैं, ताकि हम सुन करके उनके गुणों को अपना करके हम भी गुरु की श्रेणी में समाधि लगाकर और तपस्या करके हम भी गुरु बनना चाहते हैं। लेकिन उनमें वही विजातीय गुण आता है। सजातीय सद्गुरु होते हैं, संत होते हैं, मर्मज्ञ होते हैं, और विजातीय ये गांव के लोग या शहर के लोग जो गुरु तो नहीं बन सकते, लेकिन गुरु बनने के लिए उनके संपर्क में बराबर आते रहते हैं। गुरु के संपर्क में आने पर
उनका मान सम्मान भी होता है, उनको अच्छे लोगों में भी गिना जाता है, उनको भक्तों की श्रेणी में भी रखा जाता है, क्योंकि गुरु के पास नित्य आते हैं और सुनते हैं, तो आयोजक परिवार उनका मान सम्मान करता है। उनके चेहरे पे लिखा हुआ नहीं होता है कि ये इसलिए यहाँ पर आता है। देखिए, एक अच्छी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वो विजातीय मनुष्य अपने गुरु के सामने तो उनका संपर्क हो नहीं पाता, क्योंकि उन्होंने कभी गुरु बनाया ही नहीं, और गुरु बनाने के लिए उनके अंदर वो गुण नहीं है जो एक सच्चे साधक के रूप में, एक परम ज्ञान जानने वाले गुरु के रूप में, एक परम वेता गुरु के रूप में होने चाहिए। तो इसलिए गुरु की महिमा वो समझते नहीं है, गुरु को बहुत हल्के में लेते हैं, और ये हल्का स्तर ही उनको समाज से प्रतिष्ठा नहीं दिलवाता है, बल्कि एक दिन उनको अपने अपमान की अनुभूति अवश्य होती है कि जो कुछ मैंने सुना, जो कुछ मैंने पढ़ा, जो कुछ मैंने सीखा, उसके प्रणेता गुरु ही होते हैं। और जब गुरु मेरे पास नहीं है तो मैं किसको अपना शिष्य बनाऊं? फिर वो शिष्य भी बनाते हैं, और जो कुछ अधूरा ज्ञान उनके पास होता है, उस अधूरे ज्ञान को वो शिष्यों में भी बांटते हैं, और शिष्य उनके व्यक्तित्व की चकाचौंध में आकर के और दूसरों की देखा देखी अपना गुरु बनाने में जुट जाते हैं। उनको बहुत सारी भेंट देते हैं, बहुत सारा उपहार देते हैं, बहुत सारे कपड़े देते हैं, और गुरु की शरण में जाने के लिए गुरु का मंत्र भी लेते हैं। लेकिन बाहरी मनुष्य ऊपर से सब कुछ दिखावा, लेकिन अंदर खोखलापन लिए हुए तुम अपने शिष्यों को कौन सा ज्ञान दोगे? कौन सी विधि से उनको सत्यलोक में पहुंचाने की कोशिश करोगे? कौन से गुण से उनको प्रभावित होकर के अपने स्वर्ग में या सत्यलोक में या आत्मलोक में जाने के लिए रास्ता बताओगे, जो रास्ता तुम्हारे पास नहीं है? सदगुरु कबीर कहते हैं, हृदयहीन और मूर्ख आदमी के अंदर वो बातें नहीं होती है जो एक बुद्धिमान आदमी के अंदर होती है। बुद्धिमान आदमी अपनी बुद्धि से काम लेता है, धैर्य से काम लेता है, धीर और गंभीर होकर के सोचता है, और सोचने के बाद उसकी निर्णायक शक्ति जो होती है वो निर्णय करती है अपनी आत्मा के संपर्क में आकर के कि मुझे ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन वो अधकचरे गुरु इतना सोचते नहीं है, वो तो जो कुछ करना होता है कर डालते हैं, जिससे उनका परिणाम ठीक नहीं होता है। मैं आपसे कहूँ, आप मेरी इन बातों को ध्यान में रखें, मेरे बताए हुए गुरु महाराज के उपदेश को अपने हृदय में श्रवण करें, हृदय में आत्मा में मनन करें, और कोशिश करें कि हमें मलियागिरी का चंदन बनना है या विजातीय वृक्ष बनना है। विजातीय वृक्ष बनना तो हर एक के आसान बात है, लेकिन सजातीय चंदन रूपी गुण आपके अंदर जिस दिन आ जाएगा, आप सच्चे गुरु के समीप चले जाएंगे, आपको सच्चे गुरु की प्राप्ति होगी। तो कोशिश यही करें कि विजातीय गुण प्राप्त ना करके सजातीय गुणों की ओर ध्यान दीजिए, उनको प्राप्त करने के लिए मेहनत कीजिए, सच्चाई से रहिए, अपने चरित्र को सुधारिए, अपने विचारों में गुरु के प्रति समर्पण लाइए, तब जा कर के आप गुरु के समीप जाएंगे, गुरु आपको अपनाएंगे।
तो मित्रों, आज जो कुछ मैंने कहा ये अधकचरे गुरुओं की और असली गुरु की पहचान बताने के लिए मैंने मलयागिरी के चंदन और विजातीय वृक्षों की तुलना आपके समक्ष रखी है, और मैंने कोशिश की है कि मैं पूरा इसको समझाने की कोशिश करूं। जितना मैं समझा सका वो मैंने आपको समझाया है। आइए शब्दार्थ की ओर लिए चलते हैं। शब्दार्थ के बिना आपके मन में एक शंका रहती है कि शब्द का क्या अर्थ हो सकता है, तो मैं कोशिश करूंगा आपको शब्द का अर्थ बताने की। मलयागिरी की बास में वृक्ष रहे सब गोए, कहबे को चंदन भया, मलयागिरी ना होए। मैंने बताया मलयागिरी, मलय पर्वत के ऊपर चंदन बहुत आज से मिलता है। मलयागिरी, गिरी यानी पर्वत और मलय यानी उसका नाम, तो मलयगिरी पर्वत का नाम हो गया। तो मलयागिरी की बास में, बास यानी सुगंध में, ये इतनी सुगंध फैली होती है चंदन की कि आसपास के इलाकों में चंदन ही चंदन हो जाता है। चंदन की खुशबू से सारा वातावरण सुगंधित हो जाता है और वहाँ के लोग उस सुगंध में अपने आप को जीवन व्यतीत करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन विजातीय गुण, विजातीय होता है चंदन के अलावा दूसरा वृक्ष अन्य जाति का, लेकिन उसे भी उनके साथ रहने से चंदन का वृक्ष यानी चंदन नामधारी वो वृक्ष हो जाते हैं। नामधारी होते हैं, असली नहीं होते हैं। और कुछ लोग चंदन बोल करके उनका भी सौदा करते हैं, जो बेईमानी का एक रूप है। चंदन बता करके कहते हैं सूंघ लो, इसमें चंदन की खुशबू आती है कि नहीं आती, तो वो चंदन का पेड़ नहीं होते हुए भी चंदन के रूप में बिक जाता है। और जो जानकार लोग हैं वो तो समझ जाते हैं, जो जानकार नहीं होते वो खरीद लेते हैं। तो मलयागिरी की बास में वृक्ष रहे सब गोए, गोए यानी इकट्ठे एक जगह पैदा होते हैं, झुंड के झुंड, तो आपस में एक दूसरे की सुगंध उनमें फैलती रहती है। मलयागिरी की बास में वृक्ष रहे सब गोए, कहबे को चंदन भया। कहने के लिए तो वो चंदन कहलाता है, वो विजातीय वृक्ष, लेकिन कहबे को चंदन भया, मलयागिरी ना हो। कहने को तो कहेंगे ये मलयागिरी में पर्वत में पैदा हुआ है, ये चंदन है, इसमें चंदन की खुशबू भी आती है, लेकिन वो विजातीय वृक्ष अपनी खुशबू से दूसरे वृक्षों में खुशबू नहीं डाल सकता, इसलिए हम उसे नाम का ही चंदन समझते हैं। बिना विजातीय होने के कारण हम उसको चंदन नहीं मान सकते हैं। आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने विचार रखें। तो ये बात मैंने आपको विस्तार से बता दी है। अब हम अपने इस कथन को यही समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आपसे साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।